Hello class 10, welcome back to our channel. We are doing the revision of biology chapters. उसमें हम photosynthesis का chapter कर रहे हैं. एक part हम कर चुके हैं. Now we are on to the second part. I hope आपने first part देखा होगा. We had covered the objective questions, that is the MCQs, fill-ups, and match the following and 1 mark, 2 mark questions in that particular part. Now we are on to the second part. अच्छा, ये मैं दोबारा आपको समझा रही हूँ कि जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के आपके बोर्ड में नहीं आते हैं क्वेश्चंस, 3 मार्क्स भी एज सच नहीं आते हैं, वो 5 मार्क्स में इनकॉर्पोरेट होके आते हैं 1 मार्क के. लेकिन ये क्या है कि ये क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. ये नहीं है कि इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा इतने नंबर का, 5 मार्क्स का तो आता है और ऑब्जेक्टिव आते हैं. लेकिन ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किया है, 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के, ये बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू रिवाइज द चैप्टर. दैट इज़ द रीज़न. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. वीडियो आपको अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. इस मैकेनिज्म को आप अच्छे से पढ़ लीजिए. ये डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं. उसके अलावा ये ना रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है. तो आपको पता है कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटा, इट इज कंट्रोल्ड बाय, बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो टर्गर प्रेशर से रिलेटेड है. और टर्गर प्रेशर कहाँ का, जो स्टोमेटा की जो गार्ड्स है ना, जो गार्डिंग सेल्स हैं, जो गार्ड सेल्स हैं, जो 2 सेल्स उसके दोनों तरफ होते हैं, उनका जो टर्गर प्रेशर है वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है. तो क्या उसका आपको याद है, उनका जो स्ट्रक्चर था वो आपको याद है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये 2 गार्ड सेल्स हैं, सपोज ये बीन शेप्ड होते हैं ना. हम नॉर्मल डाइकॉट की बात करें, डाइकॉट प्लांट में इस तरीके के गार्ड सेल्स होते हैं. तो ये जो पिंक वाले हैं ये गार्ड सेल्स हो गए, और ये जो इनर रीजन है ये क्या हो गया, ओपनिंग जो है ये हो गई स्टोमा. अब यहाँ पे क्या है, जो कि इनर वॉल्स होती है ना, ये वाली वॉल ये थिक होती हैं. दोनों गार्ड सेल्स की ये वॉल्स काफ़ी थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू देयर आउटर वॉल्स. तो उसकी वजह से इनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसमें फैसिलिटेट करती हैं. ये क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से जब इनमें वाटर आता है, पूरे जो बाकी सेल्स हैं उनके थ्रू वाटर एंटर करता है स्टोमा में, गार्ड सेल्स में, तो ये टर्जिड हो जाते हैं, इनकी वॉल्स स्वेलअप हो जाते हैं. टर्जिड से होने से क्या होता है, रिजिड हो जाते हैं, रिजिडिटी आ जाती है. और ये जो इनर थिक वॉल्स हैं दे जस्ट पुल अपार्ट, रिजिड हो जाती हैं, दे ऐसे एक्सटेंड हो जाती हैं, दे पुल अपार्ट, टेंशन में आ जाती हैं, तो स्टोमा ओपन हो जाता है. तो इनर वॉल्स आर पुल्ड अपार्ट बाय द आउटर वॉल एंड द गैप बिटवीन द गार्ड सेल्स बिकम्स वाइडर एंड द स्टोमा ओपन. When guard cells are flaccid, due to loss of water, the outer cells are not stretched, the inner walls are not pulled apart, thus decreasing the gap between them and the stoma close. जब ये क्या कह रहे हैं कि जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, जब पानी नहीं है उसमें, तो उनकी जो वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स होती हैं, और जो गार्ड सेल्स खुद भी हैं वो लिम्पिड हो जाते हैं. तो इनर वॉल्स क्या हैं, दे लूजन डाउन, लूज हो जाती हैं, तो स्टोमा क्लोज हो जाता है. जब रिजिड होती हैं तो स्टोमा ओपन्स. तो ये है. अच्छा, सपोज देयर वर प्लांट्स दैट हैड अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल बी लैक्ड क्लोरोफिल ए. क्या कह रहे हैं कि एक प्लांट है या कुछ प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल बी तो काफ़ी सारा है लेकिन क्लोरोफिल ए नहीं है. वुड इट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस? ऑल्सो मेंशन व्हाई डू प्लांट्स हैव क्लोरोफिल बी एंड अदर एक्सेसरी पिगमेंट्स. क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, ए बिल्कुल भी नहीं है, और बाकी एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा? प्लांट फोटोसिंथेसिस जो करता है, फोटोसिंथेसिस मेनली जो होता है वो क्लोरोफिल ए के थ्रू होता है. क्लोरोफिल ए जो है वो हमारा स्टार है, लाइट कैचर. ठीक है, फोटॉन्स को जो लेता है ना, क्लोरोफिल ए है, वो हमारा मेजर पार्ट प्ले करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. लेकिन क्लोरोफिल बी भी जो है वो थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस करता है. तो यस, फोटोसिंथेसिस होगा लेकिन बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा. दूसरा, बाकी पिगमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, बाकी पिगमेंट्स क्या हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स. वो क्या करते हैं, लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को, और उसको क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब लाइट को चैनलाइज करने में हेल्प करते हैं. दूसरा, एक और चीज़ क्या है कि ये ना मास्किंग का काम करते हैं. मास्किंग, मास्किंग किसकी, कवरिंग अप.
मास्किंग या कवरिंग अप का काम करते हैं, मतलब छुपाने का काम करते हैं। तो किसको छुपाते हैं? ये छुपाते हैं क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए को मास्क कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेस सनलाइट की वजह से क्लोरोफिल ए जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। वी कॉल इट फोटो ऑक्सीडेशन। तो फोटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये उसको कवर कर देते हैं, ताकि एक लिमिट में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो, और उसके अलावा जो है लाइट जो है वो हमारे क्लोरोफिल ए को ऐसा ना हो कि डिस्ट्रॉय ही कर दे, तो उसको कवर अप करते हैं। तो दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज, दे कैन ऑल्सो बी सेट टू परफॉर्म प्रोटेक्टिव फंक्शन फॉर क्लोरोफिल ए। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली। Respiration is said to be the reversal of photosynthesis. Yes, respiration is definitely reversal of photosynthesis. क्यों? बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो आप इक्वेशन को ही लिख लीजिए। जो रेस्पिरेशन की इक्वेशन है वो क्या होती है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस वाटर एंड, है ना, एनर्जी। अब यहाँ पे उल्टा होता है, इसको प्रोडक्ट्स को आप इधर रिएक्टेंट साइड में लिख लीजिए, तो आपकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बन जाएगी कि 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये रिवर्सल है डेफिनेटली। उसके अलावा रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, इसमें ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, इसमें ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। रेस्पिरेशन के दौरान, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन O2 is taken in and CO2 is given out, whereas photosynthesis में just again reversal, CO2 is taken in, O2 is given out. So we can just say that yes, photosynthesis and respiration, they are antagonistic प्रोसेसेस या एंटागोनिस्टिक रिएक्शंस या ऑपोजिट रिएक्शंस या दे आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, रिवर्सल। अच्छा, एंटागोनिस्टिक वर्ड यहाँ पे आप यूज़ ना करें तो ओके है, मैंने लिख तो दिया है, क्योंकि एंटागोनिस्टिक क्या होता है, एनिमीज़ को बोलते हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। तो एंटागोनिस्टिक तो नहीं है ये दो प्रोसेस, मतलब दे आर जस्ट ऑपोजिट। तो यू ओके, डोंट यूज दिस वर्ड। नेक्स्ट, मेंशन एनी टू अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए अडेप्टेशंस क्या है प्लांट के पास? बड़ी इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस है कि भाई सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट है, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। दूसरा, सरफेस एरिया होता है लीव्स का, जिससे कि लीव्स ऐसे फ्लैट सरफेस स्प्रेड हो जाते हैं ताकि सनलाइट उस पर आके गिरे लीफ पे, और लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट है वो सनलाइट के फोटोन्स को अब्जॉर्ब करें। तो surface area also facilitates, flat surface area, large surface area also facilitates the process of photosynthesis। उसके अलावा क्लोरोफिल तो है ही है, क्लोरोफिल के बिना तो हो ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट इज नेम द प्लेस वेयर डार्क रिएक्शंस अकर। डार्क रिएक्शन कहाँ होते हैं? डार्क रिएक्शन को हम एक और वर्ड क्या यूज़ करते हैं हम आजकल क्या मतलब करना ही चाहिए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली लेक्चर में भी बताया था, चैप्टर पढ़ाया तब भी बताया है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो अंधेरे में होते हैं, डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि वो लाइट की प्रेजेंस उनके लिए ज़रूरी नहीं है, लाइट इंडिपेंडेंट है, वो लाइट की प्रेजेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। हाउएवर दे ऑल्सो टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में 1,000th ऑफ अ सेकेंड का डिफरेंस होता है। लाइट रिएक्शन जैसे हो वैसे ही डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहना उसको ज़्यादा बेटर है। तो कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन ग्रैना में या थैलाकॉइड में होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, if you are planning an experiment to show the effect of light on photosynthesis, then will you select white light or green light? Justify your answer। अगर आप फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लाइट की इफेक्ट शो करना चाह रहे हो कि कौन सी वाली वेवलेंथ की लाइट जो है उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अच्छे से होगा या कम होगा, उसका रेट स्टडी करना चाह रहे हैं, तो कौन सी वाली लाइट बेटर है, वाइट या ग्रीन? देखो, ये एक बड़ी, आपने लाइट पढ़ी है 6 क्लास से, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं आपने, तो आप देखिए वाइट लाइट और ग्रीन लाइट, हमें कोई भी चीज़ किस कलर की दिखती है, जिस कलर की लाइट को वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, हमें वो कलर की वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नज़र आता है। तो लीव्स हमें ग्रीन क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि ग्रीन जो लीव्स जो हैं वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, बाकी लाइट को ऑब्जॉर्ब करती हैं। तो अब जब वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उसको ले ही नहीं रही हैं, तो फिर वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो येस, वी कैन ईजिली से दैट वी विल यूज वाइट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, नॉट ग्रीन लाइट, बिकॉज ग्रीन लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक।
नेक्स्ट इज वाई वुड यू सिलेक्ट अ डी-स्टार्च्ड प्लांट। डी-स्टार्च्ड प्लांट हम क्यों सिलेक्ट करते हैं, ताकि हम आराम से जो अपना एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस का उसको स्टडी कर सकें, उसको प्रूव कर सकें। क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को प्रूव करने का एक ही तरीका है हमारे पास, वो हम ये शो करें कि इस प्लांट ने स्टार्च सिंथेसाइज किया, ग्लूकोज सिंथेसाइज किया, जो कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गया है। तो डी-स्टार्च हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्लांट का जो प्रीवियसली स्टोर्ड जो स्टार्च है ना उसको यूज़ अप कर लें, तो डिस्टार्च हो गया वो। अब इसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, फिर से हमने लीफ को स्टार्च के लिए टेस्ट किया। तो अगर अब लीफ स्टार्च का टेस्ट देती है तो इसका मतलब वो स्टार्च कहाँ से आया, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से आया। दैट इज़ वाई वी डू द डिस्टार्चिंग। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर्स दे रखे हैं आपको, एज यू सी। ये पढ़ लीजिएगा। विल सिलेक्ट डिस्टार्च प्लांट बिकॉज डिस्टार्चिंग ensures that any starch found after the experiment has been formed under the that particular experimental condition. Okay, name the end products of light reaction of photosynthesis. Mention the fate of each of them. light reaction जब खत्म होता है तो क्या end products बनते हैं और उनका आगे क्या होता है। फेट मतलब आगे डार्क रिएक्शन में या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में वो किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं या कैसे यूज अप होते हैं, उसको हम फेट बोलेंगे, फ्यूचर। तो एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ हमें मिलती हैं। और ATP और NADPH जो है ये हम रिडक्शन स्टेप, आगे हम रिडक्शन करेंगे ना, CO2 को रिड्यूस करेंगे, वो कन्वर्ट होगी, अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि बायोसिंथेटिक फेज या डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब क्या सिंथेसाइज होगा, यहाँ पे ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा। सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग बायोसिंथेटिक फेज। तो ATP और NADPH वहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। ऑक्सीजन जो मिलती है इट इज़ गिवन आउट एज अ बाय प्रोडक्ट, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत यूज़फुल है। इट इज़ लिबरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि इट इज़ लिबरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का आपको ना डायग्राम अक्सर आ जाता है 2 मार्क्स में ड्रॉ करने को। लेबलिंग ज़रूर करिएगा, और 4-5 लेबलिंग आप कोई भी डायग्राम बनाए, आपको नहीं भी पूछा है ना कि कोई क्वेश्चन आया उसमें और डायग्राम के बारे में नहीं भी पूछा, फिर भी आप एक रफ स्केच बना दीजिए और लेबलिंग कर दीजिए, इट विल डेफिनेटली फेच यू मार्क्स। ये बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें। आई डोंट नो, आपके टीचर्स आई एम श्योर बताते ही होंगे। ओके, अ क्लोरोप्लास्ट इज ओवल इन शेप। ओवल होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है ना, बाउंड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इसके जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा, एंड उसमें फिर क्लोज्ड डिस्क लाइक सैक्स होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं थाइलेकोइड्स। एंड द थाइलेकोइड्स आर स्टैक्ड वन ओवर द अदर, और जो थाइलेकोइड्स की एक जो स्टैक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ ग्रैनम। और बहुत सारे जो थाइलेकोइड होते हैं उनको हम बोल देते हैं ग्रैना, क्योंकि एक क्लोरोप्लास्ट में काफ़ी सारे थाइलेकोइड्स तो काफ़ी सारे ग्रैना होते हैं, उनको हम ग्रैनम होते हैं, उनको हम प्लूरल उनका ग्रैना हो जाता है। एक जो है ग्रैनम इज़ वन सच स्टैक, एंड बहुत सारी स्टैक्स को हम बोल देते हैं ग्रैना। ओके, देन आपस में ये जो ग्रैना है ये किस चीज़ से कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे ये ग्रैना आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे भी तो भाई ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंसेस का, एक जगह से दूसरी जगह सामान जाएगा ना, सिंथेसिस हो रहा है, बहुत सारे सामान काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेले बोला हुआ है, एक्चुअली इनका टेक्निकल नेम होता है फ्रेट्स। ये जो छोटे छोटे पाइप्स हैं इनको हम फ्रेट्स बोलते हैं, एंड दे जॉइन द वेरियस थाइलेकोइड्स टुगेदर, वे ग्रैनम को जॉइन करते हैं। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 इन द डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन जो है बायोसिंथेटिक फेज है, यहाँ पे सबसे पहले जो CO2 को एक्सेप्ट करता है दैट इज़ RUBP या रिबुलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, इसका आपको नाम भी पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका इतना ये ध्यान रख लीजिए कि इट इज़ द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2।
नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव वेवलेंथ क्या होती है? 400 टू 700 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ जो है फोटोसिंथेटिकली बेस्ट है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बेस्ट है। द साइट ऑफ रिएक्शन इन द सेल्स ऑफ अ लीफ, लीफ के सेल्स में रिएक्शन कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? तो ग्रेना में होता है, थैलाकोइड्स में होता है। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन विच फॉर्म? कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? एज ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं होते हैं, दिस इज रॉन्ग, दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, इन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन एनिमल्स दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, next, answer the following questions. It is said that the work being carried out is divided into the chloroplast. Can you justify this division of labor in the chloroplast? Yes, division of labor हर ऑर्गेनल में होती ही होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो लाइट रिएक्शन होता है, वहाँ पे वो क्या बनाता है? ATP बनाता है, NADPH बनाता है, O2 रिलीज करता है। दूसरी चीज़ जो है डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ होते हैं? वो स्ट्रोमा में होते हैं, जहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है, मतलब ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। तो एंजाइम्स होते हैं वहाँ पे भी। तो ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उनकी अलग अलग रिएक्शन साइकिल्स होती हैं अलग अलग जगह पे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? हाउ आर द डिफरेंट पिगमेंट्स, पिगमेंट्स कैसे इन्वॉल्व हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब जैसे कि मैंने आपको इस क्वेश्चन का अभी थोड़ी देर पहले भी एक सिमिलर क्वेश्चन था, आपको बताया था कि मेन जो पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है दैट इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस। बाकी सब जो हैं वो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल बी हो गया, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स, और वो क्लोरोफिल ए को उस लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र करके देते हैं, उसको सामान पहुंचा देते हैं कि आप अपना काम करते रहो, एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं आपको। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैंने बोली थी कि ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं कि ये क्लोरोफिल ए के शील्ड, दे एक्ट एज अ शील्ड ऑफ क्लोरोफिल ए, उसको कवर करके रखते हैं, उसका फोटो ऑक्सीडेशन क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, उसको फोटो ऑक्सीडाइज नहीं होने देते हैं, मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देते हैं क्लोरोफिल ए का। ठीक है, क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन दे प्रिवेंट। नेक्स्ट, 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक्सप्लेन, ये आपको करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका कैल्विन साइकिल के स्टेप्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ये कर सकते हो कि एक जो स्टेप होता है कैल्विन साइकिल का, कैल्विन साइकिल की वजह से ग्लूकोज बनता है, तो एक स्टेप में क्या क्या होता है वो आप देख सकते हो कि भाई इसमें बड़ी सिंपल सी बात क्या है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यूज अप हो रही है और क्या बन रहा है? आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है। देखो CO2 जो है ये क्या है? 1 कार्बन कंपाउंड है, मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है? C6H12O6। अब यहाँ पे आप देखो कितने कार्बन है? 6C कार्बन कंपाउंड हो गया, 6 कार्बन है। तो अब एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक कार्बन कंटेन कर रही है, उसको एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जहाँ पे कि 6 कार्बन है, तो कितनी बार कितने मॉलिक्यूल चाहिए? CO2 के 6 मॉलिक्यूल चाहिए। सो fixation of 6 CO2 molecules and 6 turns of cycle are required to manufacture 1 molecule of glucose. ठीक है, ओके। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट दैट ग्रीन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक एक्सपेरिमेंट आपको शो करने को बोला है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये डायग्राम बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट के सारे डायग्राम कर लीजिएगा। आपको एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको या तो डायग्राम देंगे उस पर क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर क्वेश्चंस पूछ के आपको डायग्राम बनवा लेंगे 1-2 मार्क्स में। वैसे यूजुअली डायग्राम देते हैं, लेबलिंग करवा लेते हैं, ABCD करके देते हैं, लेबलिंग करते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो पूरा एक्सपेरिमेंट आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब ये क्या है कि आपको ये बताना है कि ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो इन्होंने क्या किया, एक एक्वेटिक प्लांट ले लिया है, हाइड्रिला लेते हैं हम, उसको एक वाटर कंटेनिंग बीकर में रख दिया नीचे, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख दी है ताकि जो भी वो ऑक्सीजन रिलीज होगी वो उस फनल के जो स्टेम है उसी के थ्रू जाएगी। अब ये इन्वर्टेड, देखो ये आपको दूसरे कलर से दिखाती है, ये दिख रहा है आपको, ये इन्वर्टेड ये फनल हो गई,
ये इस इन्वर्टेड रखी हुई है, ठीक है, ऐसे रखी हुई है ये, और अंदर इसके प्लांट है, ये पूरा प्लांट है एज यू कैन वेरी वेल सी। अब इसको क्या किया इन्होंने कि इस इन्वर्टेड फनल के ऊपर एक और इन्वर्टेड स्ट्रक्चर रखा है, दैट इज़ द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। पानी से भर के एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब उसके स्टेम के ऊपर रख दी है। ये जब इनिशियली, अभी आपको देखो वाटर लेवल यहाँ पे दिख रहा है, जब इनिशियली रखी गई थी तो इट वॉज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर, वाटर से फिल करके उसको थम लगा के उसको इन्वर्ट करके रख दिया, और फिर इस सेटअप को सनलाइट में रखा, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, रेस्पिरेशन होगा। हाइड्रिला जो है क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्लांट जो है रेस्पायर भी करेगा और फोटोसिंथेसाइज भी करेगा, तो CO2 भी प्रोड्यूस होगी, थोड़ी सी ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे इकट्ठी होती जाएगी टेस्ट ट्यूब में, और नीचे बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, और पानी का लेवल नीचे आता जाएगा, तो ऊपर आपको एम्प्टी स्पेस नज़र आएगा। ऑक्सीजन ऑब्वियसली आपको विजिबल नहीं होगी, बाद में आप थोड़ी देर बाद इसको टेस्ट ट्यूब को निकाल के ऑक्सीजन गैस को टेस्ट कर सकते हैं। इट विल गिव अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर द ऑक्सीजन गैस। वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो सिंपल टेस्ट है कि इंट्रोड्यूस अ ग्लोइंग स्प्लिंटर इन द टेस्ट ट्यूब एंड इट विल burst into flame showing that the gas is oxygen। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंट पे रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, डायग्राम दे देंगे, उसकी लेबलिंग करवाएंगे और क्वेश्चंस पूछ लेंगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इसमें एंड में दे रखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, राइट द समरी ऑफ डार्क रिएक्शन बाय एन इक्वेशन। डार्क रिएक्शन की इक्वेशन लिख दीजिए, ये रही कि क्या क्या होता है, सिंपल इक्वेशन लिख देना। इन विच प्रोसेस ATP इज फॉर्म, ATP जो है फोटोफॉस्फोरिलेशन में, मतलब कि लाइट रिएक्शन में फॉर्म होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ADP गिव्स ATP। हाउ डू द रॉ मटेरियल्स रीच द प्लांट सेल। रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के, वाटर है, CO2 है, दो ही हैं बस, है ना। तो ये प्लांट सेल में कैसे पहुंचते हैं, वाटर द रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब होता है, और फिर धीरे धीरे ऑस्मोसिस के थ्रू पहुंच जाता है जाइलम में, और CO2 जो है इट एंटर्स द स्टोमेटा थ्रू द एटमॉस्फेयर। Next, briefly explain the answers to the questions. Explain the significance of photosynthesis for animals. Animals के लिए photosynthesis क्यों important है? सारे animals के लिए photosynthesis बहुत important है, चाहे वो नॉर्मल वेजिटेरियन मतलब वेजिटेबल्स खाता हो एनिमल, या फिर वो मीट ईटिंग हो, है ना, कार्निवोरस हो या हर्बीवोरस हो, उसके लिए प्लांट्स सबके लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो हर्बीवोर है वो तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पे, तो भाई प्लांट कैसे सर्वाइव करेंगे, फोटोसिंथेसिस से। तो हर्बीवोर्स के लिए तो फोटोसिंथेसिस हो ही गया एसेंशियल। उसके अलावा जो कार्निवोरस एनिमल है वो क्या खाता है, वो प्लांट नहीं खाता है, इट इज़ फीडिंग ऑन दी मीट ऑफ अदर एनिमल्स। बट वो जो एनिमल्स वो खा रहा है कार्निवोरस एनिमल, वो एनिमल्स अल्टीमेटली अपने फूड सोर्स के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। मतलब हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, जैसे लायन है, लायन डियर को खा रहे हैं, तो डियर किसको खा रहे हैं, डियर प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स से अपना फूड लेता है। तो वी कैन वेरी वेल से दैट अल्टीमेटली जितनी भी फूड एनर्जी है वो हमें प्लांट्स से ही मिलती है, और प्लांट्स किस प्रोसेस से फूड सिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस से। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सट्रीमली इसेंशियल फॉर द प्लांट्स, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, ये आपको दे रखा है थ्योरी, यू कैन रीड इट। नेक्स्ट, अ प्लांट शुड नॉट बी एक्सपोज टू ग्रीन लाइट फॉर लॉन्ग। यस, ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली दोबारा घुमा फिरा के पूछ लिया कि ग्रीन लाइट में प्लांट को एक्सपोज नहीं करना चाहिए ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइट जो है उसको प्लांट अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उस लाइट में प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो क्या होगा कि प्लांट फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा, फूड सिंथेसाइज नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली इट विल डाई। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस इनहिबिट होता है, तो इट मे गेट स्टार्व्ड एंड डाई। सो अ प्लांट शुड नॉट बी एक्सपोज टू ग्रीन लाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक्सपैंड द बायोलॉजिकल एब्रीविएशन RUBP। RUBP की आपको एक्सपैंड करने को बोला है, फुल फॉर्म पूछिए तो दैट इज रिबुलोज बाइफॉस्फेट। ये RUBP याद रखिएगा, बाकी आपसे ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अ हेल्दी क्रोटन प्लांट bearing variegated leaves was kept in a dark cupboard to destarch it, after which it was placed in sunlight for a few hours. One of the leaves was then plucked and an outline of the leaf marking the green and the non-green region was drawn. The leaf was then tested for starch. Using the above information, answer the following questions.
क्रोटन का प्लांट लिया है जिसकी वेरीगेटेड लीव्स होती हैं। वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, अब तक मैं कई बार बता चुकी हूँ। वेरीगेटेड लीव्स वो होती हैं जिनमें कि इस तरीके के पैचेस बने होते हैं ग्रीन और ऑफ वाइट कलर के, है ना। कहीं कहीं वो ऑफ वाइट होती है, कहीं कहीं ग्रीन होती है। तो ये जैसे पूरा रीजन ग्रीन है और ये जो मैंने जो पैचेस बनाए हैं ये कैसे होंगे, नॉन ग्रीन होंगे, ऑफ वाइट कलर के पैचेस होंगे। तो ऐसी लीफ को हम क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। क्रोटन का प्लांट तो शायद आप सबने नहीं देखा होगा, लेकिन आई एम श्योर मनी प्लांट आप सबने ज़रूर देखा होगा। मनी प्लांट की भी कुछ वैरायटीज़ की वेरीगेटेड लीव्स होती हैं। ओके, तो अब इसको अंधेरे में रखा, डिस्टार्च किया, फिर उसको सनलाइट में रखा कुछ घंटे के लिए, फिर एक लीफ प्लक की उसमें से और उसको स्टार्च टेस्ट किया, उसकी आउटलाइन बना के, मतलब कि हमारा जो नॉन ग्रीन पार्ट्स थे उनको क्या किया, ऐसे ऐसे आउटलाइन कर लिया। तो अब इसको फोटोसिंथेसिस के लिए टेस्ट करेंगे, मतलब क्या टेस्ट करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे। स्टार्च टेस्ट में क्या करेंगे, आप आयोडीन से इसको टेस्ट करोगे। जो पोर्शन स्टार्च कंटेनिंग है वो कैसे हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। जिसमें स्टार्च नहीं है वो कैसा रहेगा, ब्राउन रहेगा। तो आप देखिए कौन सी, जब हमने इस लीफ को स्टार्च के लिए टेस्ट किया तो ये जो वेरीगेटेड वाले पार्ट्स है वो कैसे रहेंगे, दे विल टर्न ब्राउन। ये वाले पार्ट जो है वो ब्राउन हो जाएंगे और बाकी पार्ट जो है वो कैसे रहेंगे, बाकी पार्ट कैसे रहेंगे, बाकी पार्ट रहेंगे ब्लू ब्लैक हो जाएंगे, है ना। एक बार और बना देती हूँ मैं, ये जो हमारा क्या हो रहा है, टिप्स मोटी कर दी थी मैंने, अब छोटी करना भूल गई। ओके, तो ये वाले जो पार्ट्स हैं ये कैसे हो जाएंगे, दे विल टर्न ब्राउन, क्योंकि ये कैसे थे, यहाँ पे स्टार्च नहीं था, तो ये आयोडीन टेस्ट नहीं देंगे। बाकी जो पूरी लीफ है वो पर्पल कलर, ब्लूइश पर्पल कलर शो करेगी, मतलब इट कंटेन्स स्टार्च। चलो अब आंसर द क्वेश्चन। स्टेट द एम ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट। एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब जहाँ पे लीफ में क्लोरोफिल नहीं है, वेरीगेटेड पोर्शन जो है वो पोर्शन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट, नेम द केमिकल यूज्ड फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हम आयोडीन को यूज करते हैं स्टार्च को टेस्ट करने के लिए, तो आप आयोडीन सॉल्यूशन लिख सकते हैं या I2 सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। Why is the leaf boiled in water and alcohol before testing for the presence of starch? लीफ को हम बॉईल करते हैं वाटर और अल्कोहल में, फिर उसका स्टार्च टेस्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, लीफ को हम बॉईल इसलिए करते हैं ताकि ना उसके सेल्स किल हो जाएं, कि उसमें अब आगे कोई प्रोसेस ना हो, मतलब कि रेस्पिरेशन ना हो, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और हमारा स्टार्च टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सेल्स किल हो जाए, और बॉईल इसलिए करते हैं ताकि क्लोरोफिल रिमूव हो जाए, तो मास्किंग नहीं हो पिगमेंट्स की एक दूसरे की। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, व्हाट चेंजेस सीन ऑन द लीफ आफ्टर स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट के बाद हमें क्या चेंज नजर आएगा, कि जो नॉन ग्रीन एरियाज हैं वो कैसे हो गए, नॉन ग्रीन एरियाज सारे कैसे हो जाएंगे, दे विल रिमेन ब्राउन, मतलब वो आयोडीन का ही कलर शो करेंगे। बाकी जो ग्रीन पार्ट है इट विल टर्न ब्लू ब्लैक। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा जो अंदर वाला पार्ट है वो कैसा रहेगा, वो ब्राउन रहेगा। ओके, गिव द केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन मतलब कि आपको फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन देनी है, फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन हो गई। यहाँ पे ये सनलाइट और क्लोरोफिल लिखना मत भूलिए, दीज आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको रिएक्टेंट्स लिखने हैं, शुरू में आपको यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिखते हैं हम, उसके बाद एरो के उस तरफ प्रोडक्ट्स लिखते हैं, और जो एरो होता है उसके ऊपर नीचे आप कंडीशंस लिखते हैं। नेक्स्ट, एन्यूमरेट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन टेस्टिंग अ ग्रीन लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब स्टार्च टेस्टिंग के स्टेप्स पूछ रहे हैं, ये भी एज सच पूरा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है, दो इट हैड कम इन 2005 और पैटर्न चेंज हो गया, अब उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं सारा, लेकिन ना ये पूछ सकते हैं, स्टेप्स को मिंगल करके दे देंगे और आपको सिक्वेंशियली अरेंज करने को बोल देंगे, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो अब स्टेप्स क्या हैं, पहले सबसे पहले लीफ को हमने प्लग किया, उसको बॉईल किया ताकि उसके सेल्स किल हो जाएं। सेल्स किल क्यों करते हैं वो मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद उसको फिर अल्कोहल में बॉईल करते हैं ताकि उसका क्लोरोफिल रिमूव हो जाए, और उससे लीफ थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, अगर उसको आप ऐसे हाथ से उठा लोगे तो टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी। तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए वापस से उसको गर्म पानी में रखते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। फिर स्प्रेड करते हैं उसको, जो भी हमारी पेट्री डिश ट्रे है उसमें स्प्रेड कर दिया, और फिर उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं ड्रॉप्स।
कभी भी आप किसी भी चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप बायोलॉजी में करें या केमिस्ट्री में करें, कभी भी सोल्यूशन ऐसे भर के नहीं डालते हैं, ड्रॉप वाइज ही डालते हैं। तो फिर उसको हमने ड्रॉप वाइज आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो जो लीफ पे जो स्टार्च है जहाँ पे, वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हमें नज़र आएगा, जहाँ पे स्टार्च नहीं है वहाँ पे वो ब्राउन रहेगी। सो ब्लू ब्लैक हो गई तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अगर ब्राउन होती है तो शोज द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। तो दिस इज़ योर आंसर। नाउ दी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे बहुत बहुत ध्यान से करिएगा, ये सारे बोर्ड के ही क्वेश्चंस हैं और बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट का एक स्कीमेटिक, एक डायग्राम, स्कीमेटिक तो नहीं है, चलो डायग्राम दे रखा है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले आपको लेबलिंग करनी है, ऑर्गेनेल आइडेंटिफाई करना है। ऑर्गेनेल आपको समझ में आ गया, क्लोरोप्लास्ट है। लेबलिंग करिए। लेबलिंग में देखो ए में क्या है, ए में यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन है उसको लेबल करने को बोला है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज योर स्ट्रोमा। ये भी स्ट्रोमा है, ये भी स्ट्रोमा है। अब बी क्या है, बी जो है ये एक, ये पूरी जो स्टैक है इट इज़ अ ग्रेना। आपसे बी पूछा है, अब इन्होंने इसको इंडिकेट, देखो आप डायग्राम में देखो, इन्होंने सिर्फ ऊपर वाली चीज़ को इंडिकेट किया है, तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वी कैन राइट दोनों चीज़ यहाँ पे ना, आप दोनों चीज़ें लिखिए कि थाइलाकॉइड है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि अ स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स, है ना, और ब्रैकेट में लिख दीजिए ग्रेनम। तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे को दोनों चीज़ पता है, वो कंफ्यूज हो गया है कि भाई बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्रेनम को, एक थाइलाकॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है या पूरे स्टैक को रेफर करे। ठीक है। नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग इन दिस ऑर्गेनेल, कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज मेंशन वन वे इन विच दिस प्रोसेस इज बेनिफिशियल टू मैन। हमारे लिए ये क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि इट गिव्स अस फूड एंड लाइफ सेविंग गैस, जो हमारी ऑक्सीजन गैस है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, वो हमें इस प्रोसेस से मिलती है। नेक्स्ट इज नेम द फेजेस ऑफ द प्रोसेस अकरिंग इन द पार्ट्स लेबल्ड ए एंड बी। अब ए और बी में कौन से फेज होते हैं, ए हमने लेबल किया था स्ट्रोमा, जहाँ पे कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है या डार्क रिएक्शन होता है, और पार्ट बी में लाइट रिएक्शन होता है। Next, a chemical substance NADP positive plays an active part in one of the phases. Give the expanded form of NADP positive और उसका रोल बताइए। तो NADP के एक्सटेंडेड फॉर्म क्या हो गए, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और इसका काम क्या है कि H पॉजिटिव आयंस को पिकअप करता है ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शंस। नेक्स्ट इस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो ये हमने फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन दे दी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इफेक्ट ऑफ लाइट और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन दोनों दे रखी है, यहाँ पे आपको क्लियरली मार्क नहीं है ये चीज़। ठीक है। अब आपको आंसर करना है कि कौन से वाले जगह पे, ए बी या सी में लाइट एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट लिमिटिंग फैक्टर होगी, मतलब अब लाइट जो है वो कंट्रोल कर रही है। तो at point B and C the rate did not increase with an increase in its concentration because light becomes a limiting factor. बाकी अभी तक क्या होता है कि CO2 कंटेंट इंक्रीज हो रहा था तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे लाइट जो है, लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग हो गई इस पूरे रीजन में। CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं हम, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसा हो रहा है, फ्लैट हो गया है, चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे लाइट जो है, लाइट इंटेंसिटी इस पॉइंट पे लिमिटिंग फैक्टर हो गई है। ए में लिमिटिंग फैक्टर क्या हो सकता है, इसमें, इस वाले रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, भाई अब लाइट है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि यहाँ पे CO2 कॉन्सेंट्रेशन जो है ये बढ़ती जा रही है, तो ये लिमिटिंग फैक्टर है, उसके हिसाब से फोटोसिंथेटिक रेट भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू सी एंड डी, सी और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी और डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर लाइट इंटेंसिटी डबल हो जाएगी तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन दोबारा से लिमिटिंग हो जाता है। मतलब एक के बाद एक बैक टू बैक चलते हैं। अगर CO2 लिमिटिंग है तो लाइट जो है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन और लाइट जो है वो एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि CO2 डबल कर दोगे तो फोटोसिंथेटिक रेट डबल ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि पॉइजनिंग भी हो सकती है। जब CO2 बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो प्लांट को रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पायर करेगा तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के अराउंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वो ऑक्सीजन ना ले पाए, रेस्पायर ना कर पाए, तब भी फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो एक लिमिट तक दोनों चीज़ें काम करती हैं। नेक्स्ट देखिए, एक डायग्राम आपको दे रखा है ABCD,
क्वेश्चन नंबर 57 में आपको ABCD डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे क्या है, 4 बेल जार हैं और इनफैक्ट ये एक बेल जार है और ये दूसरा बेल जार है। अब ये क्या है, इनमें दोनों अलग अलग कंडीशंस है, इनको थोड़ी देर के लिए धूप में रखा गया है। अब पहले में क्या हुआ है कि एक बेल जार है, उसके अंदर एक कैंडल बर्न करी और एक माउस को रख दिया है और 3-4 घंटे के लिए उस बेल जार को, उस पूरे सेटअप को धूप में रखा है। दूसरे में क्या है कि अगेन एक ग्रीन प्लांट बेल जार है जिसमें कैंडल बर्न करी है, माउस है और एक और एडिशन हो गया है ग्रीन प्लांट। यहाँ पे ग्रीन प्लांट का एडिशन हो गया जो कि पहले वाले केस में नहीं था। अब इन दोनों सेटअप्स को, सेटअप ए और सेटअप सी को हमने कुछ घंटों के लिए धूप में रखा और फिर ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ। हालांकि आजकल ये जो एनिमल्स पे जो एक्सपेरिमेंटेशन है ये प्रोहिबिटेड है, वी डोंट परफॉर्म सच एक्सपेरिमेंट्स, दिस इज जस्ट थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट है ना, वी आर नॉट सपोज टू किल एनी एनिमल फॉर आर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, दिस इज बिन प्रोहिबिटेड। तो अब ये क्या है, माउस रखा है। तो अब आप कुछ घंटों बाद ये देखेंगे कि माउस इज डेड, इट इज़ नो लॉन्गर लिविंग, क्योंकि क्या हुआ कि ये CO2, ये जो कैंडल बर्न कर रही थी, इट यूज्ड अप दी ऑक्सीजन। उसके बाद जो रैट था वो भी रिस्पायर कर रहा था, तो बेल जार के अंदर की जितनी भी ऑक्सीजन थी सारी उन्होंने यूज अप कर ली। कैंडल ने बर्निंग में यूज अप कर ली और रैट ने अपनी रेस्पिरेशन में यूज कर ली। और कैंडल ने बर्निंग के बाद क्या दिया, CO2 गैस दी। सेम जो रैट था उसने एज अ रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट क्या दिया, CO2 दी। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बेल जार के अंदर बहुत हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गई, दैट इज वाई द रैट डाइड एंड द कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड। जबकि दूसरी प्रोसेस में क्या हुआ कि सब कुछ वही था, वहाँ पे हमने सिर्फ एक एडिशन कर दिया कि ग्रीन प्लांट को ऐड ऑन कर दिया। ग्रीन प्लांट है, सनलाइट है, तो ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता रहेगा। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता रहेगा तो वो क्या करेगा, इट विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग O2, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती रहेगी वहाँ पे बेल जार के अंदर कंटिन्यूसली, एंड द कैंडल विल कीप बर्निंग एंड द माउस विल ऑल्सो रिमेन अलाइव। तो ये जो प्रोसेस है ये शो करता है, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये शो करता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ चलती रहती हैं। अब देखिए, गिवन डायग्राम्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन अ माउस एंड अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, स्टडी द डायग्राम्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Name the physiological process occurring in the green plant that has kept the mouse alive. अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इन्होंने क्या बोला, नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग इन द ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है जिसकी वजह से माउस अलाइव है। अगर आपसे सिर्फ पूछें कि नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच हैज केप्ट द माउस अलाइव, तो आप रेस्पिरेशन बोल देंगे कि माउस वाज रेस्पायरिंग। लेकिन आपसे पूछे कि ग्रीन प्लांट्स में कौन सी प्रोसेस थी जिसकी वजह से माउस हैज रिमेन्ड अलाइव, सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस वाज फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट वाज producing oxygen gas, so the mouse kept on remaining alive, it did not die. Next, explain the physiological process of photosynthesis की definition दे दीजिए। Why did the mouse die in bell jar B? Bell jar B में क्यों, why did the mouse die? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो थी it was utilized by the burning of candle and by the respiration of mouse also. mouse भी तो रेस्पायर कर रहा था, तो एक समय तक माउस ने भी रेस्पायर किया, उसके बाद वो ऑक्सीजन फिनिश हो गई तो माउस डाइड and the candle was extinguished. What is the significance of the process as stated in number 1 for life on the earth? मतलब photosynthesis की significance क्या है? photosynthesis भाई, it provides food to all the organisms through food chain. सारे जो हैं, चाहे वो herbivores हों चाहे carnivores हों, सारे के सारे किस पे dependent है, photosynthesis पे dependent. Then it also gives oxygen gas जो कि हमारी life supporter gas है जिसके बिना हम survive नहीं कर सकते. Then it also helps in maintaining the balanced cycle. O2 और CO2 का जो बैलेंस है हमारे नेचर में वो भी मेंटेन करते हैं, तभी तो हम कहते हैं बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स लगाइए आप ताकि नेचर जो है वो फ्रेश रहे, पोल्यूशन कंट्रोल में रहे। रिप्रेजेंट द अबव मेंशन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो आप जो फोटोसिंथेसिस है उसकी केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डायग्राम, अभी हाइड्रेला वाला डायग्राम फिर से आ गया है ना। इसमें क्या कर रहा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या प्रूव कर रहे थे, दैट ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग the process of photosynthesis. Study the diagram and answer the question. What aspect of the physiological process being examined? हम यहाँ पे एक physiological process जो देख रहे हैं उसका कौन सा aspect हम टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्लियरली लिखिए कि हम photosynthesis process को ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या टेस्ट कर रहे हैं, that oxygen is being released as a byproduct in the process of photosynthesis.
नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। आप फोटोसिंथेसिस का क्या बता दीजिए, डेफिनेशन बता दीजिए। नेक्स्ट, लेबल द पार्ट्स ए एंड बी। ए क्या है, ऑक्सीजन है, और बी जो है वो हाइड्रोला है। ए देखो, ए क्या है, ऑक्सीजन गैस है जो कलेक्ट हुई है, और बी क्या है, बी आपका एक्वेटिक प्लांट है, दैट इज हाइड्रोला। Next, write a well-balanced chemical equation for the physiological process explained in number 2 above. Physiological process हमने कौन सी explain की, photosynthesis, उसकी आपने equation लिख दी है। Conditions ज़रूर लिखना जब equations लिखो, don't forget to write the conditions. What would happen to the rate of bubbling of the gas if a pinch of sodium bicarbonate is added to the water in the beaker? Explain your answer, give a reason to explain your answer. Sodium bicarbonate क्या होता है, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आपने अगर ऐड कर दिया तो फोटोसिंथेटिक रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो पानी में डिसॉल्व होने के बाद CO2 देगा, तो क्या होगा, CO2 ज़्यादा मिलेगी, तो फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो एनहांस हो जाएगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा प्लांट, क्योंकि ज़्यादा CO2 उसको मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट, द डायग्राम बिलो शोज 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब ए में एक ग्रीन वाटर प्लांट है, मतलब एक्वेटिक प्लांट है, और बी में हमने उस प्लांट के साथ स्नेल भी डाल दिया है। अब इनको सनलाइट में रखा। अब क्वेश्चन देखिए, अब देखो एक में क्या है, दोनों में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एक में सिर्फ प्लांट है, दूसरे में स्नेल भी डाल दिया, तो क्या होगा, रेस्पिरेशन भी होगा। नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिलीजेस द बबल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बबल्स ऑफ ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहे हैं, किस प्रोसेस की वजह से रिलीज हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस जो है इट गिव्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन बता दीजिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब बी। अब टेस्ट ट्यूब बी में आपने स्नेल क्यों रखा है, क्योंकि स्नेल जो है वो रेस्पायर करेगा तो CO2 गैस और ज़्यादा देगा, तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो टेस्ट ट्यूब बी में थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, व्हाई डज टेस्ट ट्यूब बी, हाँ इसीलिए अब इसी के बेसिस पे उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टेस्ट ट्यूब बी जो है उसमें ज़्यादा बबल्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑक्सीजन के, इसीलिए प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा CO2 मिल रही है प्लांट को, इसलिए वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज़ इंक्रीज्ड। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ वाटर प्लांट दैट कैन बी यूज इन द अबव एक्सपेरिमेंट। कौन सा वाला वाटर प्लांट आप यूज़ कर सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोला। राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन, ये रही हमारी फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट, द फिगर गिवन बिलो। अब यहाँ पे फिर से आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है। अल्फ़ाबेट ए रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन कंडीशन इनसाइड द फ्लास्क। अब ये है, अब इसके क्वेश्चंस देखो क्या है, एक सेटअप है जिसको सनलाइट में रखा हुआ है, यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर कौन सा केमिकल डाला हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, इट अब्जॉर्ब्स CO2 गैस को अब्जॉर्ब कर लेता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये जो बीकर है, जो हमारा कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर CO2 बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जो बी लीफ जो इसके अंदर है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगी, इसका मतलब वो स्टार्च टेस्ट नहीं देगी। सी लीफ जो है वो बाहर है, उसको सब कुछ मिल रहा है, तो वो स्टार्च टेस्ट देगी, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। चलो अब हम एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे कंट्रोल क्या है कि भाई KOH रख दिया है, CO2 को अब्जॉर्ब कर लिया, तो हमारा फैक्टर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। What happens to the leaf when tested with iodine? अब ये दोनों लीव्स B और C को आपने आयोडीन टेस्ट किया, स्टार्च टेस्ट किया, तो क्या होगा, B will not give starch test, C will give starch test। रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। Which chemical can be used as an alternative of KOH? KOH की जगह हम और कौन सा केमिकल यूज कर सकते हैं जो CO2 अब्जॉर्ब कर ले, सोडा लाइम यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं, सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO दोनों का मिक्सचर यूज कर लेते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस टू द लीफ A एंड C एट द एंड ऑफ द स्टार्च टेस्ट। A और C में क्या होगा, A और C नहीं, B और C है ना, B है और C है, B और C में क्या होगा, B जो है वो इट विल रिमेन ब्राउन, और जो C जो है इट विल टर्न ब्लू ब्लैक। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट वांट्स टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट करेगा, और एक डायग्राम बनाइए, सेटअप बनाइए। सनलाइट की प्रेजेंस को एसेंशियल शो करने के लिए हम एक वो लीफ वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लीफ में ब्लैक पेपर लगाया, उसमें सेंटर में स्टार कट कर दिया, फिर उस लीफ को आपने रख दिया
सनलाइट में फोटोसिंथेसिस होने दीजिए। उसके बाद लीफ को स्टार्च टेस्ट करेंगे, तो जहाँ पे स्टार ब्लैक स्ट्रिप तो जो थी उसकी नीचे वाली लीफ जो है, ब्लैक स्ट्रिप के जो नीचे जो पोर्शन था लीफ का, वो स्टार्च टेस्ट नहीं देगा, मतलब वो ब्राउन रहेगा, बाकी पूरी लीफ पर्पल हो जाएगी। और ब्लैक पेपर के सेंटर में जो आपने स्टार कट किया था वो वाला पोर्शन भी स्टार्च टेस्ट देगा। तो इसका मतलब ये हो, जहाँ जहाँ सनलाइट आ रही थी, लीफ सनलाइट को अब्जॉर्ब कर रही थी, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, वो वाला पोर्शन स्टार्च टेस्ट देगा। जहाँ पे लीफ ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड थी, वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ी लीफ के ऊपर, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, सो दैट पर्टिकुलर पोर्शन विल रिमेन ब्राउन। तो ये आपको पूरा दे रखा है स्टेप्स, आप देख लीजिए। Next, a potted plant was kept in dark for 24 hours. One of the leaves was covered with black paper in the center. अब दोबारा से वही बात करें कि एक पॉटेड प्लांट को डार्क में रखा 24 घंटे के लिए, लीफ ली एक और उसकी लीफ पे सेंटर में एक ब्लैक पेपर की स्ट्रिप लगा दी, फिर पॉटेड प्लांट को सनलाइट में रखा। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, आंसर करिए उनको। What aspect of photosynthesis was being tested? क्या टेस्ट कर रहे हैं? That sunlight is essential for photosynthesis. प्लांट को डार्क में क्यों रखा? डार्क में इसलिए रखा ताकि वो क्या हो जाए, डी स्टार्च हो जाए, ताकि उसकी जो सारा स्टार्च है वो यूज़ अप हो जाए लीव्स का। और हमें पता है कि अब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो वही स्टार्च, ये जो स्टार्च अगर लीफ शो कर रही है तो ये स्टार्च कहाँ से आया है? ये अभी बना है जब हमने प्लांट को सनलाइट में रखा, तो जो स्टार्च बना है नया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से, इसकी वजह से स्टार्च टेस्ट दे रही है लीफ। दैट इज़ वाई इट वॉज केप्ट इन डार्क फॉर 24 आवर्स, नहीं 48 आवर्स के लिए रखते हैं डी स्टार्चिंग के लिए। ड्यूरिंग द स्टार्च टेस्ट वाई वॉज द लीफ बॉइल्ड इन वाटर? स्टार्च टेस्ट के आपने स्टेप्स पढ़े थे ना, तो सबसे पहले हमने लीफ को बॉईल किया था। बॉईल क्यों किया था? ताकि लीफ के सेल्स को ना हम किल कर देते हैं। किल क्यों करते हैं? ताकि उसमें रेस्पिरेशन ना हो। रेस्पिरेशन होगी तो वो ग्लूकोज जो बना था ना वो सारा यूज अप हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट से जो ग्लूकोज मिला आपको, वो अगर लीफ रेस्पायर करती रहेगी, अलाइव रहेगी, तो उस ग्लूकोज को यूज अप कर लेगी। आपका टेस्ट सही नहीं आएगा, जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट नहीं होगा। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू किल इट। किल सेल्स को किल करना बहुत ज़रूरी है। देन वाई वॉज इट बॉइल्ड इन मेथिलेटेड स्पिरिट? स्पिरिट में क्यों बॉयल करते? ताकि उसका जो क्लोरोफिल है ना वो सारा डिजॉल्व हो जाए। तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंट का कलर का वो बिल्कुल क्लियर हमें नज़र आता है। नहीं तो मास्किंग हो जाती है, पिगमेंट्स एक दूसरे को कवर अप कर लेते हैं, क्लियर आपको कलर नज़र नहीं आता है। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिख दीजिए। ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना दीजिए। Next, the diagram given below is an experiment conducted to study a factor. Again, photosynthesis का एक factor study करते हैं, अभी diagram देखते हैं। What is the aim of the experiment? यह वही है कि लीफ को सेम डायग्राम है जो कि अभी यूज़ किया ना, वो जो स्ट्रिप से कवर करने वाला वही डायग्राम है। तो एम क्या है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेम द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द लीफ एंड द सोल्यूशन यूज्ड फॉर द टेस्ट। यहाँ पे आप वेरीगेटेड लीफ लेंगे, जो लीफ के लिए जो टेस्ट करेंगे वो स्टार्च टेस्ट करेंगे, सोल्यूशन जो लेंगे वो आयोडीन का सोल्यूशन लेंगे। व्हाट टाइप ऑफ लीफ? वेरीगेटेड लीफ आप यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल क्रोटन, मनी प्लांट। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट? ए और बी में ए जो आपकी नॉर्मल लीफ है, जैसे ये वाइट पोर्शन, ए जो है वो नॉर्मल लीफ है, वो क्या कलर शो करेगी? ब्लू ब्लैक कलर शो करेगी। बी जो है वो वेरीगेटेड पोर्शन है, वो कैसा हो रहेगा? वो ब्राउन रहेगा। नेक्स्ट इज गिव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगेन आपसे इक्वेशन पूछे, आप इक्वेशन बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉटेड प्लांट विद, देखो सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस हैं, क्वेश्चंस अलग अलग हैं और बोर्ड में हर साल आप देख रहे हो कि एक ना क्वेश्चन आया ही है। अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स वाज टेकन इन ऑर्डर टू प्रूव अ फैक्टर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगेन पॉटेड प्लांट लिया है, उसको डिस्टार्च किया, डार्क में रखा, फिर सनलाइट में रखा। डायग्राम देखिए, आंसर करिए। नेक्स्ट, कौन सा एस्पेक्ट हम टेस्ट कर रहे हैं? हम ये टेस्ट कर रहे हैं दैट क्लोरोफिल, वेरीगेटेड लीफ जहाँ भी आ जाए, जहाँ पे आपको ये मेंशन हो जाए ना वेरीगेटेड लीफ, तो आप यहाँ पे क्या टेस्ट कर रहे हैं? क्लोरोफिल की प्रेजेंस की। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट इज
represent the process of photosynthesis in the form of a balanced equation लिख दीजिए. Why was the plant kept in the dark before beginning the experiment? To destarch it. dark में क्यों रखा? ताकि वो destarching हो जाए उसकी. What will be the result of the starch test performed on leaf A shown in the diagram? Give an example of plant with variegated leaves. जब हम starch test करेंगे तो only the green areas of leaf will turn blue black, showing that there was starch there. और जो non green areas थे, variegated leaf है, जो non green areas थे, they will remain brown. और क्रोटन, कोलियस, मनी प्लांट एट्सेट्रा एग्जाम्पल्स हो गए. ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का आप डायग्राम बना दीजिएगा. सो वी फिनिश विद दीज क्वेश्चंस हियर. ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. तो आप इसको देखिए, कोई इश्यूज आए तो डू लेट मी नो. और आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि इन क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलेगी. पूरा देखिए. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन इसको देखिए क्योंकि ये बोर्ड के क्वेश्चन हैं एंड यू विल नो हाउ टू आंसर देम. और कौन सा एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है जो कि बच्चे को ज़रूर मेंशन करना चाहिए व्हेन ही और शी इज़ राइटिंग हिज और हर आंसर. सो टेक केयर. Let's meet again after some time.